Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie X-Men First Class. So without wasting time, चलिए आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये मूवी X-Men First Class 2011 में रिलीज हुई थी, जिसके अंदर इवेंट्स दिखाए गए हैं 1944 के। यहाँ पर समय होता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जहाँ पर सभी नाजी, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, वो अमेरिकन्स को दो भागों में बांट रहे होते हैं, जिसके अंदर एक फैमिली में एक बच्चा और एक माँ भी होती है। लेकिन जब उस बच्चे को अपनी माँ से जुदा किया जाता है तो वो उसका दर्द सह नहीं पाता और वो अपना हाथ उसको पाने के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ थी। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो बच्चा था एक म्यूटेंट। और जब वो अपनी शक्ति को आगे बढ़ाता है तो सब कुछ उसकी ओर खींचने लगता है। ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट की तरह लोहे को अपनी ओर खींचकर वहाँ की सलाखों को मोड़ने लगता है। इसी से वहाँ का जो जनरल कमांडर होता है, जिसका नाम होता है शॉ, उसकी नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। और अपने ऑफिस में बुलाने के बाद में वो उससे कहता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए काम है, अगर तुम वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने दूंगा। वो उसके सामने टेबल पर एक लोहे का सिक्का रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस सिक्के को अपनी जगह से हिलाना होगा अपनी शक्तियों के साथ में। ऐसा करने पर तुम्हें अपनी माँ से मिलवा दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी वो बच्चा, जिसका नाम होता है एक्चुअल में एरिक, वो उस सिक्के को वहाँ से नहीं हिला पाता। इसी बात से गुस्सा होकर शॉ उसकी माँ को गोली मार देता है और इसी वजह से वो एरिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से की वजह से वो अपना आपा खो बैठता है और वहीं पर मौजूद सभी लोहे की चीजों को वहां से उड़ाने लगता है। हर चीज हवा में एक तरीके से फ्लोट करने लगती है। इसी बात से शॉ काफी डर जाता है और वो उसी मोमेंट पर वहां से भाग जाता है। वहीं 1944 में हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है चार्ल्स। वो भी एक तरीके से एक म्यूटेंट ही होता है। उसके पास में काफ़ी सारी माइंड टेलीपैथिक पावर्स होती हैं। वहीं वो अपने जब घर के अंदर पानी पीने के लिए रात को उठता है तो वो अपने घर में एक अनजान लड़की को पाता है। वो लड़की पूरी तरीके से नीले रंग की होती है, उसका नाम होता है रेवन। लेकिन आगे जाके इस कैरेक्टर का नाम मिस्टीक होने वाला है, तो हम इस कैरेक्टर को डायरेक्ट मिस्टीक के नाम से ही बुलाएंगे। वहाँ पर उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसी के साथ में वो दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है 18 साल, जहाँ हम देखते हैं कि अब एरिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब वो चाहता है कि वो अपने माँ के कातिलों को जान से मार दे। उसके रूम के अंदर काफ़ी सारी फोटोज लगी होती है जो कि एक तरीके से एरिक का टारगेट होते हैं। वो एक एक करके उन सभी की जान लेने वाला था। और वहीं सीन शिफ्ट होता है इस कहानी की एक और कैरेक्टर की ओर, जिसका नाम होता है मोइरा। मोइरा एक्चुअली एक CIA की एजेंट होती है, जिसे US के कर्नल पर काफ़ी शक होता है और उस शक को यकीन में बदलने के लिए वो उस कर्नल का पीछा करती है। वो कर्नल सीधा पहुंचता है शॉ के पास में। शॉ भी एक तरीके से एक म्यूटेंट ही होता है, जिसके पास में काफ़ी सारी चीज़ों की शक्तियों को ऑब्जर्व करने की पावर होती है। वो किसी भी बम धमाके या किसी भी हादसे को अपने हाथों से रोककर पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर सकता था। अब क्योंकि वो खुद भी एक म्यूटेंट था तो वो भी अपनी टीम बड़ी कर लेता है, जिसके अंदर वो 3 जनों को शामिल करता है, जिनमें होती है एमा फ्रॉस्ट, जिसके पास में काफ़ी सारी माइंड टेलीपैथिक पावर होती है, जो कि अपने शरीर को क्रिस्टल में भी बदल सकती है। दूसरे का नाम होता है अज़ेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेलीपोर्ट होने की पावर रखता है। और तीसरे का नाम होता है रेप्टाइल, वो किसी भी जगह पर तूफान खड़ा कर सकता था। और यहीं पर इस कहानी का मेन प्लॉट रिवील होता है, जब यहाँ पर शॉ कहता है कर्नल को कि तुम्हें अपने US की मिसाइलों की लोकेशंस को तुर्की पर सेट कर देना है। लेकिन ऐसा करने पर कर्नल उसे मना करता है। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुर्की और साथ ही अमेरिका के बीच में जंग छिड़ जाएगी, जो कि इस पूरे विश्व युद्ध को एक नया रुख दे देगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तब वहाँ पर शॉ उसे जान से मार देने की धमकी देता है और वहीं से अज़ेल कर्नल को टेलीपोर्ट करके प्रेसिडेंट के वॉर रूम के अंदर पहुंचा देता है, जहाँ पर फाइनली कर्नल को अपने US की मिसाइलों की लोकेशंस को तुर्की पर सेट करना ही पड़ता है। अगले दिन कर्नल सीधा पहुंचता है शॉ के पास में और उसे धमकी देता है कि मैंने जो तुम्हारा काम किया है इसके बदले में मुझे काफ़ी सारा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं इस पूरे के पूरे शिप को ही बम से उड़ा दूंगा। लेकिन उसी मोमेंट पर शॉ उसके हाथ में से उसका ग्रेनेड लेता है और वहीं पर उस बम को फोड़ देता है और उसी के बीच में वो बम से निकले हुए विस्फोट को भी पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्ब हुई पावर को ही रिफ्लेक्ट कर देता है कर्नल के ऊपर, जिसकी वजह से वहीं पर कर्नल की जान चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मोइरा की तरफ। मोइरा जो कि कर्नल का पीछा करते करते उस रूम तक जहां पहुंची थी जहां पर उसने शॉ जैसे कई और म्यूटेंट्स को देखा था।
और वो जानती थी कि मेरी मदद एक इंसान जरूर कर सकता है जिसका नाम है चार्ल्स जेवियर। मोइरा पहुंचती है चार्ल्स जेवियर के पास में और उसे पूरा सिनेरियो बताती है। तब वहां पर चार्ल्स कहता है कि हमें उनसे लड़ने के लिए सबसे पहले तो एक टीम बनानी होगी और इस टीम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट का अप्रूवल होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के चलते CIA भी अब कुल मिला के वहां पर एक स्कूल को स्पॉन्सर्ड कर देती है जिसका नाम रखा जाता है डिवीजन एक्स। सबसे पहले तो जैसे ही डिवीजन एक्स क्रिएट होता है तो वो चार्ल्स जेवियर की मदद से डायरेक्ट शो की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो शो की लोकेशन का पता लगा लेते हैं तो वहां पर चार्ल्स अपनी माइंड को उसके माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर बीच में आ जाती है एमा फ्रॉस्ट जो कि चार्ल्स के चले गए सारी चालों को वहीं पर खत्म कर देती है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस शिप पर पहुंच जाता है सीधा एरिक शॉ को जान से मारने के लिए, लेकिन तब हम वहां पर देखते हैं कि वो अपने शिप के अंदर से एरिक को वहां से फेंक देते हैं। लेकिन तब एरिक अपनी पूरी ताकत से उस शिप का पीछा करने की कोशिश करता है और वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पर चार्ल्स आकर एरिक की मदद करता है और उसे जान से बचा लेता है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है डिवीजन एक्स की तरफ। वहां पर चार्ल्स एरिक को कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है शॉ जैसे दूसरे बुरे म्यूटेंट्स को पकड़ने में, लेकिन तब वहां पर एरिक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी इस टीम को ज्वाइन करने में कोई भी शौक नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डिवीजन एक्स का डॉक्टर जिसका नाम होता है हैंग। हैंग ने एक बहुत ही खास मशीन बनाई होती है जिसका नाम होता है सेरेब्रो, जो कि टेलीपैथिक पावर्स को और भी ज्यादा कैसे इनहेंस्ड बनाया जाए उसके अंदर कारगर साबित होता है। तभी वहां पर चार्ल्स जेवियर उस सेरेब्रो को पहनता है और वहां से उसे इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स की लोकेशन का पता लगने लगता है। और अब फाइनली एरिक भी चार्ल्स के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अकेले ही सारी एनर्जी वेस्ट करे शॉ को पकड़ने में, क्यों ना वो चार्ल्स की हेल्प करे। और वहीं से चार्ल्स और साथ ही एरिक मिलकर दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर कई सारे म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहते हैं। और वहीं पर एक जगह वो जाकर मिलते हैं लोगन को। Excuse me, मेरा नाम एरिक टेंचर है। चार्ल्स जेवियर। जाओ जाकर अपने गांड मरवाओ। और वहीं से ये 4 लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हैं जिनका नाम होता है एंजेला सैल्वाडोर, बंशी, हॉक और साथ ही डार्विन। इन सभी के पास में अलग अलग पावर्स होती है। ये सभी बिल्कुल न्यू म्यूटेंट्स थे, इन्हें पता नहीं था कि इनकी पास में कितनी एबिलिटी है, इनकी ताकत कितनी है और इनकी कमजोरी क्या क्या है। तो वहीं पर चार्ल्स इन सबको अपनी शक्तियों को किस तरीके से यूज करना है वहां पर सिखाता है। और साथ ही चार्ल्स पहुंचता है एरिक के पास में। एरिक जो कि एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट कर सकता था, सभी लोहे की चीजों को खींच सकता था। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब चार्ल्स उसे कहता है कि सामने खड़ी एक छतरी को मुड़ाकर बताओ। तब वहां पर एरिक कहता है कि वो काफी ज्यादा दूर है और वो उसे गुस्से से देखकर उसे मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल होता है। तभी चार्ल्स उसे कहता है कि कभी भी उन चीजों को गुस्से से मत देखो, उन चीजों को प्यार और गुस्से की ताकत को मिलाकर देखो, जिससे कि तुम्हारी शक्ति और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी और जो तुम काम करने वाले हो 100% अपना फोकस उसमें डाल सकते हो। चार्ल्स की बातें सुनकर एरिक पर उसका प्रभाव पड़ता है और एरिक उसकी बातों को मानकर फिर से उस छतरी को मोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली उसमें सफल भी हो जाता है। शॉ रशिया के कर्नल के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया के ऊपर अटैक करवाने के प्लान्स को सेट कर रहा होता है और इन्हीं बातों की खबर चल जाती है मोइरा को, जो कि इन्फॉर्म करती है अपने पूरे एक्स डिवीजन को। अब वो सभी मिलकर जाते हैं उस कर्नल की बातों को सुनने और होने वाले इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक दूसरे की दुश्मन बन जाएगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में उन्हें पता चलता है कि शॉ तो यहाँ पर आया ही नहीं है, उसकी जगह पर वहां आई होती है एमा फ्रॉस्ट। एमा फ्रॉस्ट जो कि एक क्रिस्टल का रूप में भी बदल सकती थी। तो वहां पर उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर शॉ नहीं आया तो हमें क्यों ना इसी को पकड़कर बंदी बना लेना चाहिए, और वो उसे CIA के एक जेल में बंदी बनाकर रख देते हैं। और तभी उन्हें वहां पर शॉ के असली प्लान का पता चलता है। उन्हें ये पता चलता है कि शॉ चाहता है कि वो US और साथ ही रशिया के अंदर न्यूक्लियर वॉर करवा दे, जिससे कि पूरी इंसानी जाति का खात्मा हो जाए और आखिर में बचे तो वो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स, क्योंकि वो ये सोचता था कि म्यूटेंट्स इंसानों से काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी अच्छे होते हैं, और इसी वजह से वो चाहता था कि वो म्यूटेंट्स का एक पूरा नया साम्राज्य बनाए जिसमें कोई भी इंसान शामिल ना हो। और जब ये बात शॉ को पता चलती है कि एमा फ्रॉस्ट को CIA के एजेंट्स ने वहां पर बंदी बना लिया है, तो वो पहुंच जाता है सीधा US के एक्स डिवीजन में, जहां पर सारे के सारे नए रिक्रूटर्स उन्होंने हायर कर रखे होते हैं। वहीं पर पहुंचकर वो उन सभी म्यूटेंट्स को इस दुनिया के बारे में भड़काने लगता है। वो ये बताता है कि तुम सब लोग इंसानी जाति से
काफी ज्यादा ऊपर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का यूं ही वेस्ट ना करो, मेरे साथ मिल जाओ। लेकिन उसकी बातों से वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और उसी पर ही वार करने लगते हैं। लेकिन फाइनली शॉ काफी ज्यादा शक्तिशाली था और उसके साथ में जो म्यूटेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, जो कि हावी होते हैं उन सभी न्यू म्यूटेंट्स पे। और फाइनली उनमें से एंजल सैल्वाडोर उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस लड़ाई के अंदर डार्विन भी मारा जाता है। और जब इन सभी बातों का पता चलता है चार्ल्स जेवियर और एरिक को, तो वो भी अपने यूएस के एक्स डिवीजन में आ जाते हैं। और फाइनली अब उनकी कड़ी ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है, जहां पर सभी को अपने अपने कुछ खास इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो अपनी पावर्स को एक तरीके से कंट्रोल फोकस में लाकर यूज कर सकें। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है मिस्टीक और हैंक की तरफ। वो दोनों ही चाहते थे कि वो इंसानों की तरह जिए, म्यूटेंट्स की तरह जीना उन्हें पसंद नहीं था। इसी वजह से हैंक कुछ टेस्टिंग करता है मिस्टीक के खून को लेकर और फाइनली वो उसे कहता है कि मैं इसमें कामयाब भी हो गया हूँ। लेकिन एक मोमेंट पर मिस्टीक उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं जो रूप में हूँ मैं उसी के अंदर ही खुश हूँ, अगर तुम चाहते हो अपना रूप बदलना या फिर वापस से इंसानी शरीर में आना तो तुम आ सकते हो। और इसी बात से हैंक वो टेस्ट अपने आप के ऊपर ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तो वो पहले बिल्कुल इंसानों की तरह ही लगता है, लेकिन आखिरकार उसका पूरा शरीर बिल्कुल बदल जाता है और वो एक नीले बीस्ट के अंदर बदल जाता है। हालांकि अब उसके अंदर मिस्टीक का डीएनए भी होता है तो उसकी शक्तियां काफी ज्यादा एनहेंस्ड भी हो जाती है, लेकिन अब उसका पूरा शरीर बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि शॉ अब कंप्लीटली कन्विंस कर लेता है रशियन गवर्नमेंट को यूएस गवर्नमेंट पर हमला करने के लिए। और इसी के साथ ही रशियन गवर्नमेंट अब उसे एक ऐसा हेलमेट भी देती है जो कि टेलीपैथिकल पावर को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकता था और कोई भी अब शॉ के माइंड में घुसकर उसके माइंड को रीड नहीं कर सकता था। और यहीं से शुरुआत होती है इस मूवी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सीन की ओर, जहां में दिखाए जाते हैं कई सारे शिप। अब इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको बताना चाहूंगा कि शॉ के कन्वेंस करने पर रशिया गवर्नमेंट अपने शिप भेजती है यूएस के शिप को खत्म करने के लिए। और वहीं यूएस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को जब ये बात पता चलती है कि रशियन गवर्नमेंट के शिप अब उनकी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो वो भी अपने यूएस गवर्नमेंट के शिप वहां पर भेज देते हैं। अब यहाँ पर दोनों शिप आमने सामने होते हैं। अब यहाँ पर शॉ एक चाल चलता है, वो रशिया के शिप के अंदर जितनी भी पायलट्स होते हैं, जो भी वहाँ के जहाजी होते हैं, उन सबको जान से मरवा देता है कि कहीं वो एंड मोमेंट पर पीछे ना हट जाएं। और शॉ का मकसद यही होता है कि रशिया की टीम और साथ ही यूएस की टीम को पूरी तरीके से तबाह करके इस पूरी दुनिया में एक और विश्व युद्ध चालू कर दे, जिससे कि इंसानी जाति का ही पूरी तरीके से विनाश हो जाए। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है एक्समैन की पूरी टीम और वो रशिया के ही एक जहाज से रशिया के ही दूसरे जहाज को तबाह कर देती है। तब वहां पर अमेरिका के यूएस के जहाज सोचने लगते हैं कि इन्होंने खुद का ही शिप क्यों तबाह किया, और वो ये सोचकर वहां से मुड़ जाते हैं और जाने लगते हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हादसा टल जाता है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। एरिक के मन में शॉ को लेकर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने ही उसकी माँ का एक तरीके से कत्ल किया होता है। तो शॉ अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पहुंच जाता है सीधा शॉ के शिप में शॉ को मारने के लिए। और वहीं हमें दिखाई जाती है शॉ के म्यूटेंट्स और साथ ही चार्ल्स जेवियर के सभी म्यूटेंट्स के बीच में एक तगड़ी फाइट। माइंड टेलीपैथिक शक्ति के साथ में पूरे के पूरे सबमरीन को ही अपने हाथ से पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दिया था। और वहीं वहां पर सभी म्यूटेंट्स की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उसी मोमेंट पर चार्ल्स एरिक को मना करता है कि तुम्हें शॉ को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें उसे यूएस गवर्नमेंट के हाथों सौंप देना चाहिए, क्योंकि कानून इसका बदला लेना अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन एरिक उसकी बातों को नहीं मानता और वो उसी शॉ का हेलमेट, जो कि एक माइंड कंट्रोलेबल डिवाइस था, जिससे कि पहनने के बाद में कोई भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो उसे पहन लेता है। और वहां से चार्ल्स के सारे कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं एरिक से, और वो फाइनली वही सिक्का निकालता है जो बचपन में शॉ ने एरिक को दिया था, और उसी सिक्के से वो शॉ की जान ले लेता है। वहीं दूसरी ओर रशियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट को जब ये सारा हादसा एक तट पर होते हुए दिखता है, तो उन्हें लगता है कि म्यूटेंट्स इंसानों के लिए खतरा है, और वो अपनी मिसाइल लॉन्च कर देते हैं उन सभी म्यूटेंट्स को जान से मारने के लिए। लेकिन तब वहां पर जब एरिक को पता चलता है कि इंसानों ने हम पर हमला कर दिया है, तो वो उनकी सभी मिसाइलों को उन्हीं की तरफ मोड़कर उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इस पूरे इंसिडेंट्स को मोयरा वहां पर खड़ी खड़ी देख रही होती है और उससे सब कुछ सहा नहीं जाता।
था तो वो अपने हाथ में एक बंदूक उठाती है और वहां पर एरिक को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक अपनी शक्तियों की मदद से उसकी गोलियों को आगे पीछे हटा देता है। लेकिन तभी उनमें से एक गोली लग जाती है चार्ल्स ज़ेवियर को उसकी कमर की हड्डी में, यानी कि स्वाइन में, और इसी की वजह से चार्ल्स वहां पर काफी ज्यादा गंभीर हालत में हो जाता है। तब वहां पर एरिक आता है और उसके कमर में से वो गोली निकाल देता है और तब एरिक को गुस्सा आने लगता है मोइरा पर, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि मोइरा की वजह से ही उसके खास दोस्त की आज ये हालत हुई है। लेकिन तब चार्ल्स एरिक को कहता है कि मेरी ये हालत मोइरा की वजह से नहीं हुई। तब एरिक को ये लगने लगता है कि इसमें हो ना हो कहीं ना कहीं मेरी गलती ही है जिसकी वजह से आज तुम्हें एक गोली लगी है। और फाइनली अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। यही हमें दिखाया जाता है कि एरिक चाहता है कि वो इस दुनिया के अंदर एक नई म्यूटेंट्स की टीम बनाए और साथ ही अब इंसानों का खात्मा कर दे। वहीं दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स ऐसा सोचने लगता है कि म्यूटेंट्स और इंसान साथ में मिलकर भी रह सकते हैं। तो अब इसी सोच की वजह से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और साथ ही दोनों की टीम्स भी अलग अलग हो जाती हैं। और यही रीजन होता है जब चार्ल्स अपने मैंशन को चेंज कर बना देता है ज़ेवियर्स स्कूल, जो कि अब म्यूटेंट्स के लिए ही एक स्कूल होता है जहां पर वो अपनी शक्तियों को किस तरीके से काबू किया जाए ये सीख सकें। इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड मोइरा को किस करते हुए उसके माइंड की सारी हिस्सों सारी की सारी यादों को मिटा देता है जो कि म्यूटेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट थे। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि मोइरा कहीं जाकर सभी न्यूज रिपोर्टर के अंदर ये बात ना फैला दे और इसी की वजह से चार्ल्स को ऐसा करना पड़ता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एरिक की तरफ, जो कि अब कहलाता है मैग्नीटो, और वो अपने दोस्तों के साथ में एमा फ्रॉस्ट को भी उस जेल से निकलवा देता है जो कभी चार्ल्स ज़ेवियर ने उसे पहुंचाया था। इस मूवी के कंक्लूजन में हमें कुल मिलाकर ये पता चलता है कि पूरी की पूरी एक्समैन की टीम कैसे यूनाइट होती है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या हादसे हुए थे और फाइनली वो दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए, जो कि थे चार्ल्स ज़ेवियर जिसे कि बाद में प्रोफेसर एक्स के नाम से जाना जाएगा, और वहीं पर एरिक जो कि अब मैग्नीटो के नाम से जाना जाएगा। और इसी के बाद में इस मूवी से कनेक्ट होती हुई अगली मूवी को मैं लेकर आऊंगा जिसका नाम है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।